एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र है। ये आपका एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र है और एशिया महाद्वीप अफवाह तंत्र को हमने 5 भागों में बांटा था। ये 5 जो भाग हैं वो ये आपके 5 भाग हैं एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र के। प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र, हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र, आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र, आंतरिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र और 5वां है भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। तो इस प्रकार अफवाह क्षेत्र को हमने एशिया महाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया था। तो इसमें हम प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं और ये जो अफवाह क्षेत्र हैं ये 5 अफवाह क्षेत्र हैं। ये एशिया के चारों तरफ फैले हुए हैं। तो आप उत्तर में देखोगे तो आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र फैला हुआ है और दक्षिण में देखोगे हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र है, पूर्व में प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र है और पश्चिम में भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र है और मध्य यानी आंतरिक भाग में आंतरिक अफवाह क्षेत्र है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप को हमने 5 भागों में विभाजित किया था अफवाह प्रणाली के आधार पर। तो प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और आज दूसरा जो अफवाह क्षेत्र है वो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र है। हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र और ये जो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र है, हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र पश्चिम में दजला एवं फरात नदियों के उद्गम स्थल से लेकर पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। तो इसका एक क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर ये फैला हुआ है जो कि हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस अफवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ दजला, फरात, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं। 4 मुख्य नदियाँ हैं इसमें, वो 4 है दजला, फरात, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं। अन्य नदियों में और भी नदियाँ हैं, इरावदी है, सालविन है, चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, आदि है। तो इस प्रकार ये हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र में कई नदियां हैं और 4 विशाल बड़ी नदियां हैं और अन्य छोटी नदियां हैं। इस अफवाह क्षेत्र में नदी अपहरण के उदाहरण मिलते हैं कि एक नदी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है, मिल जाती है, तो इसको हम अपहरण कहते हैं। इरावदी और सिंधु इसके बड़े उदाहरण हैं। प्राचीन काल में उत्तर दक्षिण घाटी में बहने वाली नदियों का सिंधु नदी ने अपहरण कर लिया था। प्राचीन काल में कई नदियां बहती थी और ये नदियां सिंधु नदी में मिल गई थी। तो इस प्रकार ये अपहरण होता है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप पठार पर बहने वाली नदियां मार्ग परिवर्तन की अपेक्षा अपनी घाटियों को गहरा करने में लगी रहती हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय जो पठार है उस दक्षिण प्रायद्वीप पठार पर जो नदियां बहती हैं वो नदियां मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं। तो इसकी जगह कौन सा काम करती है, अपनी घाटियाँ जो होती हैं उनको गहरी करने में लगी रहती हैं। इस प्रकार अफवाह पूर्वोत्पन्न अफवाह प्रणाली के रूप में कृषि सिंचाई के महत्व है। पूर्वोत्पन्न अफवाह प्रणाली के रूप में कृषि सिंचाई का यहाँ पर अधिक महत्व है। बर्मा की इरावदी ने इस देश के एक सुचारू आर्थिक जीवन दिया है। बर्मा में एक नदी है
और उस नदी का नाम है इरावदी। और ये इरावदी जो नदी है सुचारू आर्थिक जीवन दिया है। तो ये नदियां हैं, ये किसी देश या क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इराक अपनी दोनों नदियों दजला एवं फरात की देन है। अगर दजला फरात नदी नहीं होती तो इराक अपना अस्तित्व नहीं बना पाता। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। तो हिंद महासागरीय अववाहित क्षेत्र में जो नदियाँ गिरती हैं उन नदियों की जो विशेषता है वो उसमें जल हमेशा भरा रहता है और क्षेत्रीय विकास में, कृषि के करने में और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये था हिंद महासागरीय अववाहित क्षेत्र। तीसरे नंबर का जो अववाहित क्षेत्र है वह है आर्कटिक महासागरीय अववाहित क्षेत्र। तो आर्कटिक महासागरीय जो अववाहित क्षेत्र है ये एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ पर उच्च और गर्म प्रदेश यहाँ पर मिलते हैं। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर भाग में स्थित यह सबसे बड़ा अववाहित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नदियाँ मध्यवर्ती उच्च एवं गर्म प्रदेशों से निकलकर एशिया के विशाल उत्तरी मैदानी भागों पर बहती हुई उत्तर में आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। उच्च जो पर्वत हैं उन पर्वतों से गर्म प्रदेशों से नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ निकलकर आर्कटिक महासागर यानी उत्तर की ओर बहती हैं। तो इस कारण से ये जो नदियाँ हैं ये आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आर्कटिक महासागर के वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ से जमे रहने के कारण इस क्षेत्र की नदियाँ अपने मुहाने पर गिरने से पूर्व दो किनारों पर फैल जाती हैं। यानी ये नदी निकलती तो कहाँ से है? उच्च एवं गर्म प्रदेशों से। लेकिन उच्च और गर्म प्रदेशों से निकलने के बाद जब ये बहती हैं, आगे बढ़ती हैं तो उत्तर की ओर जाती हैं। उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर पर तापमान कम रहता है, बर्फ़ बन जाती हैं और बर्फ़ बनने के कारण ये नदियाँ दो किनारों में बँट जाती हैं। तो इसलिए इन नदियों का आर्थिक महत्व बहुत ही कम है, यानी कृषि आदि के कार्य में ये कमी आती है। यह क्षेत्र दलदल बन जाता है। दलदली भाग और शीत ऋतु में बर्फ़ जम जाने के कारण इस क्षेत्र की नदियों का आर्थिक महत्व नहीं है। दलदल आप सभी जानते हो, और दलदल और शीत ऋतु जब आती है तो बर्फ़ जम जाती है, तो कृषि के महत्व की ये नदियाँ नहीं हैं। तो इस क्षेत्र की 3 विशाल नदियाँ हैं और वो 3 विशाल नदियाँ ओब जो नदी है उसकी जो लंबाई है 3880 किलोमीटर है। येनिसी 3354 किलोमीटर लंबी नदी है। और लीना जो नदी है वो 4220 किलोमीटर संसार की बड़ी नदियों में से हैं। तो नदियाँ तो लंबी हैं लेकिन ये आर्थिक विकास इनका महत्व नहीं है। जिन क्षेत्रों में जाती हैं उन क्षेत्रों में दलदल बनते हैं या दलदल नहीं बनते हैं तो वहाँ पर तापमान कम होता है और बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इसका महत्व कम ही है। इस क्षेत्र की अन्य नदियों में इंदी, गिरिका, कोलिमा, यना इत्यादि हैं। और 3 जो नदियाँ हैं वो है इंदी, गिरिका, कोलिमा, यना। इन नदियों का अव्वाय वृक्षाय अव्वाय प्रणाली के रूप में है। इन नदियों पर हिम का प्रभाव पड़ा है, तो ये हिम प्रभावित नदियां हैं। और हिम प्रभावित नदियां होने के कारण ये चौथा है आंतरिक अववाह क्षेत्र। आंतरिक जो अववाह क्षेत्र है
एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय मध्य भाग में यह अववाहित क्षेत्र पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूरब में मंचूरिया तक फैला हुआ है। तो इसका ये विस्तार है एक तरह से। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व वर्षा एवं बर्फ के पिघलने की मात्रा पर निर्भर करता है। आंतरिक भाग में अगर वर्षा होगी तो नदियाँ बनेंगी, या बर्फ़ पिघलने से भी नदियाँ बनती हैं। तो बर्फ़ होने अथवा बर्फ़ पिघलने पर वर्षा होने अथवा बर्फ़ पिघलने पर जब इन नदियों को पर्याप्त जल मिलता है तो यह नदियाँ बहकर झीलों अथवा आंतरिक सागरों में गिर जाती हैं। यानी ये बहुत लंबी नदियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर झीलें होती हैं, उन झीलों में ये गिर जाती हैं। और इन नदियों का उद्भव जो होता है वर्षा होगी या वहाँ का जो बर्फ़ पिघलेगी तभी ये नदियाँ अपना जल इकट्ठा करके आगे बढ़ती हैं और आंतरिक भागों में विलीन हो जाती हैं या झीलों में गिर जाती हैं। अन्यथा जल की मात्रा कम होने के कारण ये नदियाँ मध्य एशिया के शुष्क रेतीले भागों में सूखकर विलीन हो जाती हैं। इनमें इतना जल नहीं होता है कि एक लंबी तक बहती हो। और आंतरिक जो शुष्क प्रदेश हैं, आप जानते हो, आंतरिक जो एशिया का आंतरिक जो भाग है वो पूरा एक तरह से रेगिस्तानी भाग। इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ आमू दरिया इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ आमू दरिया और सर दरिया है जो अरल सागर में गिरती हैं। अन्य नदियों में इली, चू, तारिम, खोतान आदि हैं जो बालकस झील तथा लौपनीर झील में गिरती है। इस अववाहित क्षेत्र में नदियों की अपेक्षा झीलों का महत्व अधिक है। इन नदियों में झीलों का महत्व अधिक है। जो ये जो नदियां हैं ये आंतरिक भाग की जो नदियां हैं इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। इसमें कैस्पियन, अरल और बालकस झीलें उल्लेखनीय हैं। झीलों का ये एक तरह से क्षेत्र कह सकते हैं हम। इस अववाहित क्षेत्र का विस्तार एशिया की लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर है, लेकिन इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आर्थिक महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो नदियां हैं ये लंबी नदियां नहीं होती हैं, वर्षा कम होती है और जो नदियां बनती भी हैं बर्फ़ के पिघलने से वो लंबी दूर तक नहीं बहती हैं और शुष्क प्रदेशों में आते आते ये नदियां सूख जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। 5वां है भूमध्य सागरीय अववाहित क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में भूमध्य सागर विस्तृत है। इस भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित देशों की नदियां आकर गिरती हैं। इस जल प्रवाह क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं है, केवल टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन तथा साइप्रस देशों तक ही सीमित है। तो ये 4-5 जो देश हैं इन देशों में ही भूमध्य सागरीय अववाहित क्षेत्र है। इस जल प्रवाह क्षेत्र का एशिया की जल प्रवाह प्रणाली पर विशेष महत्व नहीं है क्योंकि आर्मेनिया की गांठ से भूमध्य सागर के केवल थोड़े से ही क्षेत्र में संपर्क रहने दिया है। इस क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है, केवल छोटी नदियाँ कोई विशाल नदी नहीं है, केवल छोटी नदियाँ भूमध्य सागर में आकर गिरती हैं जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। टर्की से निकलने वाली मनीषा तथा मेडिरिस नदियाँ एवं सीरिया से निकलने वाली ओरोंटस नदी ही इस प्रवाह प्रणाली की मुख्य नदियाँ हैं जो भूमध्य सागर में गिरती हैं। तो ये था आपका एशिया महाद्वीप का अववाहित तंत्र। एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ हैं और वो जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, ये एशिया महाद्वीप है। और ये एशिया महाद्वीप ये आपका नक्शा है,
एशिया का, और इसमें कौन कौन सी जो नदी है वो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, कहाँ पर कौन सी नदी बहती है।